हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, एमपीएसआई के अलावा जो अन्य राज्यों में एसआई की एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है या फिर जो अन्य राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। तो आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यह इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था वह पढ़ाया था कृत प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो मैं आपको पिछली क्लास में कृत प्रत्यय पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रत्यय का दूसरा प्रकार होता है तद्धित प्रत्यय। क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित ये भी सही होता है और यदि आप उसको ऐसा लिखते हैं कभी, ठीक है, तो यह भी सही होता है। तो दोनों ही प्रकार से यह सही होता है। और जो तद्धित प्रत्यय होता है, तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं और इसको पहचानेंगे कैसे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। तो पहले इसका अर्थ जानते हैं कि इसका अर्थ होता क्या है तद्धित प्रत्यय का। ठीक है, तो पिछली क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था कृत प्रत्यय के बारे में, तो कृत प्रत्यय किसके अंत में जुड़ता है? धातु के अंत में। और यह तद्धित प्रत्यय किसके अंत में जुड़ेगा? तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में यह जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और जो शब्द बनता है उसे हम तद्धितांत कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यह है कि तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करता है। अर्थ में परिवर्तन, ठीक है, अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तद्धित प्रत्यय हम किसे कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय होता है जो किसके अंत में जुड़ेगा? संज्ञा के, सर्वनाम के या विशेषण के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब संज्ञा क्या है फ्रेंड यहाँ पर? तो संज्ञा का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध जिन शब्दों से होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। फिर सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। फिर विशेषण क्या होता है? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा राम, तो राम क्या है? तो राम है यहाँ पर संज्ञा। ठीक है, अब हम राम ना बोलते हुए हम बोले कि वह, तो संज्ञा के बदले हमने जिस शब्द का प्रयोग किया है, क्या प्रयोग किया? जैसे वह, तो वह क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर्वनाम हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि वह राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें आपको यह जानना जरूरी है कि तद्धितांत किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? तो देखिए, तो तद्धितांत क्या है? तो जैसे हमने उधर बताया था आपको कृदंत के बारे में, तो कृदंत क्या होता था कि धातु और प्रत्यय मिलकर जो शब्द बनाते हैं या जिस शब्द का निर्माण होता है या जो शब्द बनता है उसे हम कृदंत कहते हैं। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो मूल शब्द होगा, तो मूल शब्द और प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम कहते हैं तद्धितांत। कैसे? ये इसका उदाहरण से समझिए अब आप। तो तद्धितांत क्या होता है पहले आपको यह जानना जरूरी होता है। तो याद रखना कि मूल शब्द और प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है
जो शब्द बनता है उसे हम तद्धितांत कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये कैसे होता है ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ठीक है, तो तद्धितांत किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि मूल शब्द से, ठीक है, मूल शब्द और प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम तद्धितांत कहते हैं। अब मैं आपको एक इसका उदाहरण बताता हूं। तो उदाहरण मैंने बताया आपको यहां पर कि जैसे मान लीजिए कि प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय है आर, ठीक है, और उसके बाद फिर मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, तो मूल शब्द और इसके बाद फिर तद्धितांत, ठीक है, तद्धितांत। अब यहां पर हमने बताया कि जैसे जो आर है, तो आर क्या है ये, तो आर यहां पर ये प्रत्यय है। क्या है ये, प्रत्यय है। अब ये आर जिस शब्द के अंत में जुड़ेगा तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और यह जिस शब्द के अंत में जुड़ेगा और दोनों से मिलकर जो शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे तद्धितांत। तो कैसे, तो जैसे जो आर है तो हमने लिखा यहां पर सोना। क्या है, सोना। तो सोना में यदि हम ये आर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुनार। ये क्या हो गया, सुनार। तो यहां पर सोना और प्रत्यय आर से मिलकर जो शब्द बना है सुनार, तो यही सुनार क्या कहलाएगा, तो यही कहलाता है तद्धितांत। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि जो तद्धित प्रत्यय होता है, तो तद्धित प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से, ये देखिए। अगला देखिए इसमें कि जो तद्धित प्रत्यय होता है, तो तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, ये देखिए इसमें। तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार होते हैं फ्रेंड। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये देखिए इसमें। पहला प्रकार, तो इसका पहला प्रकार हो जाता है कर्तवाचक। पहला हो जाता है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा हो जाता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और तीसरा हो जाता है संबंधबोधक या संबंधवाचक, संबंधवाचक या गुणवाचक। इसके बाद फिर इसका चौथा प्रकार हो जाता है, चौथा प्रकार हो जाता है इसमें संतानवाचक या अपत्यवाचक कहते हैं। अपत्यवाचक या इसी को संतानवाचक भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में 5वां प्रकार हो जाता है इसका ऊनतावाचक, ऊनतावाचक या लघुतावाचक। इसके बाद फिर इसका जो 6वां प्रकार होता है, तो 6वां प्रकार कौन सा होगा, तो 6वां प्रकार हो जाता है इसका स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ऐसे इसके 6 प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो ऐसे इसके जो 6 प्रकार होते हैं, तो 6 ही प्रकार के उदाहरण और इनका अर्थ क्या है, ये सब मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तद्धित प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, तो ये आपको 6 प्रकार याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें पहला प्रकार शुरू करते हैं, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। तो पहला देखिए इसमें तद्धित प्रत्यय का पहला प्रकार आता है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। पहला हो जाता है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, इसका अर्थ क्या होता है, तो कर्त का मतलब क्या होता है, कर्ता। तो वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसका अर्थ क्या हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण
और विशेषण के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तो वह प्रत्यय होता है जो संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जुड़ता है और कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करता है। तो कर्तावाचक का मतलब क्या है कि करने वाला या कार्य करने वाला, ठीक है। तो कर्ता का हमें इसमें बोध होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कर्तावाचक या कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस प्रकार के शब्दों का निर्माण होगा। इसमें कर्तावाचक शब्दों का निर्माण होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए अब आप, तो उदाहरण से आप जल्दी इसको समझ जाएंगे। तो अब देखिए इसमें, तो पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रत्यय, फिर उसके बाद में मूल शब्द के बाद में फिर आता है तद्धितांत, ठीक है। तो देखिए इसमें ये सब क्या है। तो प्रत्यय, इसमें हमने ले लिया उदाहरण यहां पर जैसे आर। तो प्रत्यय क्या है? आर। अब आर का अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारी हिंदी भाषा में इस आर का कुछ भी स्थान नहीं है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है। लेकिन यह जिस शब्द के अंत में जुड़ता है या जिस संज्ञा सर्वनाम में विशेषण के अंत में जुड़ता है उसके अर्थ में परिवर्तन अवश्य कर देता है, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा लोहा, ठीक है। तो लोहा यहां पर क्या है फ्रेंड? तो लोहा यहां पर संज्ञा है। क्यों संज्ञा है? क्योंकि एक वस्तु का नाम है और संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर लोहा क्या है? तो यहां पर लोहा एक संज्ञा है, ठीक है। अब इस लोहा में हम यदि आर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है लुहार। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है लुहार। आ रहा समझ में? तो अब यहां पर जो लोहार शब्द बना है इन दोनों से मिलकर, किससे किससे मिलकर बना है? तो लोहा और आर, इन दोनों से मिलकर यह लोहार शब्द बना है। तो यही लोहार क्या कहलाएगा? तो यही लोहार कहलाता है तद्धितांत। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे फिर अगला इसका उदाहरण आ जाता है। तो अगला उदाहरण आता है कि जैसे सोना। तो सोना में यदि हम आर प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुनार। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तद्धितांत क्या होता है। तो तद्धितांत मूल शब्द और मतलब जो भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ठीक है, और प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम तद्धितांत कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पर जो सुनार शब्द होता है, तो इस सुनार शब्द ये क्या है? तद्धितांत है। मतलब कि यह किससे किससे मिलकर बना है? तो यहां पर संज्ञा क्या है? सोना, और इसमें प्रत्यय क्या होता है? आर होता है, ठीक है। तो इन दोनों से ही मिलकर यह शब्द बना सुनार। तो यह कहलाता है तद्धितांत। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सुनार शब्द होता है इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि पहला प्रकार आपको बताना है इसमें तद्धित प्रत्यय, ठीक है। सरल तरीके से अगर पूछा जाता है तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सुनार में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपको बताना होगा तद्धित प्रत्यय। फिर अगर आपसे पूछें कि इसमें तद्धित प्रत्यय का कौन सा प्रकार होगा, तब आपको बताना होगा कि इसमें कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय है। क्यों है? क्योंकि सुनार क्या करता है? सोने का काम करता है। लोहार क्या करता है? लोहे का काम करता है। और कर्तावाचक का मतलब क्या होता है? इसमें कार्य करने का बोध होता है। तो इन दोनों ही शब्दों से हम देख रहे हैं कि जैसे सुनार है तो सुनार सोने का काम करने वाला होता है, तो ये कर्तवाचक शब्द का निर्माण हुआ। ऐसे फिर जो लोहार होता है तो लोहार क्या करता है? लोहे का काम करता है, तो उससे भी हमें कार्य करने का बोध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कर्तवाचक शब्द के, ये कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं, ठीक है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला उदाहरण आता है
अगला प्रत्यय देखिए इसमें, जैसे इया, तो इया क्या है? प्रत्यय है। और इसके बाद में मूल शब्द क्या हो जाएगा इसमें? जैसे मुख, मूल शब्द है मुख और प्रत्यय है इसमें इया। अब इसी में यदि हम इया प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इया प्रत्यय यदि हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मुखिया। क्या बन गया? मुखिया। तो अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि जो मुख शब्द होता है, तो मुख और प्रत्यय इया दोनों के मिलाने से तद्धितांत क्या बनेगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा मुखिया बनेगा। फिर आपसे क्वेश्चन अगला पूछा जाएगा कि मुखिया में प्रत्यय कौन सा है? तो आपको याद रखना है तद्धित प्रत्यय। फिर अगर ऐसा पूछा जाए कि तद्धित प्रत्यय का कौन सा प्रकार है, तब आपको बताना पड़ेगा इसमें कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। फिर इसके बाद में यह भी पूछा जा सकता है कि जो मुखिया शब्द होता है इसमें प्रत्यय क्या होगा? तो आपको बताना होगा इया प्रत्यय होगा। क्या होगा? इया। ठीक है। और यहां पर जो मुखिया शब्द है, तो मुखिया यहां पर कैसा है? ये कर्तवाचक प्रत्यय है, मतलब यह कर्तावाचक शब्द है। क्यों? क्योंकि मुखिया क्या होता है? तो घर में कोई भी एक प्रमुख व्यक्ति होता है जो घर का सारा कामकाज करता है, तो मुखिया यहां पर ये कर्तावाचक शब्द है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ऐसे ही अगला इसका उदाहरण आ जाता है जैसे रस। ठीक है, तो रस में भी यदि हम इया प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाता है रसिया। ठीक है, तो रसिया भी कैसा शब्द है? तो यह भी कर्तवाचक, मतलब कर्तावाचक शब्द होता है। इससे हमें कार्य करने का बोध होता है। तो जो रस लेता है या रस का आनंद लेता है, जो रस लेता है या आनंद लेता है, उसे हम कहते हैं रसिया। और जो घर में कोई भी प्रधान होता है, प्रमुख होता है, या फिर हमारे देश का प्रधान होता है, देश का प्रमुख होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं। तो ये इन दोनों में ही क्या है? ये कर्तावाचक शब्द हैं और इनमें कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। और इन दोनों में से अगर हम प्रत्यय को अलग निकालते हैं तो इनमें दोनों में ही प्रत्यय क्या निकलेगा? इया प्रत्यय निकलेगा। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको सावधानी से आंसर देना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर ऐसे ही एक और इसका उदाहरण देखिए, जैसे वाला। ठीक है, वाला प्रत्यय। अब ये वाला का अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं होता। जब तक ये किसी भी शब्द के अंत में नहीं जुड़ेगा, इसका अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो वाला यहां पर क्या है? यह प्रत्यय होता है। अब इसमें देखिए कि जैसे, तो हमने लिख दिया यहां पर दूध। तो दूध क्या है? तो दूध यहां पर एक संज्ञा होती है। ठीक है, अब इसी दूध में यदि हम ये वाला, ये प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा दूध वाला। क्या हो जाएगा? दूध वाला। आ रहा समझो फ्रेंड? तो दूध वाला यहां पर क्या हो गया? अब ये कर्तावाचक शब्द हो गया। मतलब जो दूध बांटने का काम करता है उसे हम दूध वाला कहते हैं। फिर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो दूध वाला शब्द होता है इसमें प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय आपको बताना होगा वाला। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूध वाला शब्द में प्रत्यय का कौन सा प्रकार है, तब आपको बताना होगा तद्धित प्रत्यय है। और अगर ये पूछ ले कि तद्धित प्रत्यय का कौन सा प्रकार है, तब आपको बताना होगा कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ऐसे ही हम और भी इसके उदाहरण बता सकते हैं। जैसे हमने बोला कि फल, तो फल में यदि हम ये वाला प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? फल वाला। क्या हो जाएगा? यह फल वाला। फिर इसके बाद में ऐसे ही यदि हम सब्जी, है ना, जैसे सब्जी, अब इसके बाद में यदि हम वाला जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब्जी वाला। तो ऐसा हम बहुत सारे शब्दों को यहाँ पर बना सकते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए फिर अगला प्रत्यय आता है वान। अगला आ जाता है वान प्रत्यय। ये जो वान प्रत्यय होता है इसका खुद का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। इसका खुद का अकेले का उपयोग हम नहीं कर सकते। यह किसी न किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, मतलब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे वान होता है, तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर गुण। क्या लिख दिया हमने यहाँ पर? गुण। तो गुण क्या है? यहाँ पर विशेषण होता है। ठीक है, अब इस गुण में यदि हमने वान प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया गुणवान। क्या हो जाता है?
गुणवान हो जाता है। आ रहा समझ में? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गुणवान शब्द होता है इसमें प्रत्यय का प्रकार कौन सा है, तब आपको बताना पड़ेगा तद्धित प्रत्यय है। क्यों बताएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो गुण शब्द होता है तो गुण क्या है, ये विशेषण होता है। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में गुणवान यहाँ पर किस प्रकार का शब्द है, तो यह कर्तावाचक है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता का बोध होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर आपसे पूछा जाए कि गुणवान में प्रत्यय क्या होगा, तो आपको बताना होगा वान। और तद्धित प्रत्यय का प्रकार कौन सा है, तब आपको बताना होगा कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। ऐसे फिर अगला इसका उदाहरण अपन बता सकते हैं, जैसे धन। तो धन में यदि वान प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, धनवान। तो गुणवान और धनवान ये किससे किससे मिलकर बने हैं, तो मूल शब्द से और प्रत्यय से मिलकर बने हैं। और यही क्या है, यही तो कहलाते हैं तद्धितांत। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हमने आपको यहाँ पर बताए, किसके, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय के। अब इसके बाद में आते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय पर। तो तद्धित प्रत्यय का दूसरा प्रकार होता है, देखिए यहाँ पर इसका दूसरा प्रकार होता है भाववाचक। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब भाववाचक तद्धित प्रत्यय इसका अर्थ क्या होता है, तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर भाव का बोध कराते हैं तो उसे हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर, विशेषण के अंत में जुड़कर भाव का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, या भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते किसे हैं, तो जो या वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर भाव का बोध कराते हैं या भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, ऐसे प्रत्यय को हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब इनसे क्या होगा, तो इनसे हमें भाव का बोध होगा। ठीक है, अब इससे कुछ उदाहरण देखिए अब आप, तो उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें कि जैसे हमने लिखा, पहले देखेंगे यहाँ पर कि प्रत्यय कौन कौन से हैं, फिर इसके बाद में इसमें मूल शब्द, फिर इसके बाद में इससे जो मिलकर बनेंगे, मतलब मूल शब्द और प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनेगा उसे कहा जाता है तद्धितांत। क्या कहा जाता है, तद्धितांत कहते हैं। तो इसमें देखिए पहला उदाहरण आ जाता है जैसे आपा। अब आपा का अपने आप में कुछ भी अर्थ है क्या, तो आपा का कुछ भी अपने आप में अर्थ नहीं है, लेकिन यह जिसके भी अंत में जुड़ेगा उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब इसमें देखिए आपा प्रत्यय हो जाता है और जो मूल शब्द है वह है बूढ़ा। क्या है, बूढ़ा। फिर इसके बाद में अब यहाँ पर जो बूढ़ा है मूल शब्द और आपा प्रत्यय है, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इससे जो तद्धितांत बनता है या जो शब्द बनता है उसे हम कहते हैं बुढ़ापा। तो बुढ़ापा जब आपको लिखना होगा तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो बुढ़ापा यह तद्धितांत शब्द होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मतलब यह मूल शब्द और प्रत्यय दोनों से मिलकर बना है बुढ़ापा, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, तद्धितांत कहते हैं। अब बुढ़ापा, तो जो बुढ़ापा शब्द है यहाँ पर, यह किस प्रकार का शब्द है, यह भाववाचक है। मतलब हमें इससे भाव उत्पन्न होता है बुढ़ापा से। तो बुढ़ापा यह सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, इसका एहसास किया जा सकता है। ठीक है, तो दिखा क्या जाता है, तो हम देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति को,
लेकिन जो बुढ़ापा है यह तो सिर्फ एक भाव होता है। तो ऐसे भाववाचक शब्दों का निर्माण इसमें होता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही दूसरा उदाहरण आता है मोटा। ठीक है, तो मोटा यहां पर ये मूल शब्द होता है। अब इसके अंत में यदि हम ये आपा जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, यह हो जाता है मोटापा। ये ध्यान रखिए फ्रेंड, ये शुद्ध शब्द है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मोटापा ऐसा क्यों लिखा। अगर आप मोटापा ऐसा लिख देते हैं ये, तो ये अशुद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शुद्ध क्या है फिर, तो शुद्ध ये होता है मोटापा। ठीक है, तो मोटापा ये कैसा शब्द है, ये भाववाचक शब्द होता है। इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम सिर्फ इसका एहसास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा क्या जा सकता है, तो जो मोटा व्यक्ति होता है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन जो मोटापा जो भाव होता है उसे हम देख नहीं सकते। तो ऐसे भाववाचक शब्दों का निर्माण इसमें होता है, इसलिए इसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें, तो अगला प्रत्यय इसमें आ जाता है आई प्रत्यय, आई। ठीक है, तो आई प्रत्यय जैसे भला, तो भला यहां पर क्या हो जाता है, यह मूल शब्द होता है, मतलब एक गुण होता है यह, तो यह विशेषण होता है। तो भला में यदि हम आई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है भलाई। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भलाई शब्द होता है इसमें प्रत्यय क्या होगा, तो आपको बताना होगा आई प्रत्यय होगा। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भलाई शब्द होता है यह किस प्रकार का प्रत्यय है, तो आपको याद रखना होगा तद्धित प्रत्यय है। फिर अगर पूछा जाए कि तद्धित प्रत्यय का कौन सा प्रकार है, तब आपको बताना होगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। तो यहां पर जो भलाई है, तो भलाई यहां पर क्या है, ये है भाववाचक शब्द होता है। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला आ जाता अच्छा। अच्छा, तो अच्छा में यदि हम आई जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह अच्छाई हो जाता है। ठीक है, तो अच्छाई यहां पर इसमें प्रत्यय क्या होगा, आई होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला आ जाता है इसमें बुरा। तो जैसे बुरा होता है, तो बुरा में यदि हम आई जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह बन जाता है बुराई। ठीक है, तो बुरा में यदि आई प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो इससे जो मिलकर तद्धितांत बनेगा, तो यह तद्धितांत क्या बनता है, बुराई तद्धितांत इससे बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आ जाता है ईमा। अब जो ईमा होता है, तो ईमा प्रत्यय का अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं है, लेकिन यह जिसके भी अंत में जुड़ता है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए आप। जैसे हमने लिखा यहां पर लाल, क्या लिख दिया, तो हमने यहां पर लिख दिया लाल। अब इस लाल में यदि हम ईमा प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा लालिमा। तो लालिमा यहां पर किस प्रकार का शब्द है, यह भाववाचक शब्द होता है। ऐसे ही अगला आ जाता है गुरु। अगला शब्द है गुरु। तो इस गुरु में यदि हम ईमा प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें भाववाचक शब्द क्या बनेगा, तो इसमें भाववाचक शब्द बनता है गरिमा। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर गुरु में हम ईमा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इसका तद्धितांत क्या बनेगा, तो इसका तद्धितांत बनता है गरिमा। या उल्टा पूछा जा सकता है कि जो गरिमा शब्द होता है इसमें प्रत्यय क्या होगा, तो इसमें प्रत्यय होगा ईमा। फिर इसका मूल शब्द क्या होगा, तो इसका मूल शब्द होता है गुरु। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे हरित शब्द होता है, हरित, तो इसी हरित में यदि हम ईमा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, हरितिमा हो जाता है। ऐसे ही जैसे पीत होता है, तो पीत या पीला, तो पीत में यदि हम ईमा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, पीतिमा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला देखिए, तो ये तो हुए भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसके बाद में फिर अगला प्रकार आता है संबंधवाचक या गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो देखिए इसमें तीसरा प्रकार, ठीक है, तो तीसरा प्रकार हो जाता है संबंधवाचक। तीसरा प्रकार है संबंधवाचक या गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण,
प्रत्यय है। ठीक है, तो संबंधवाचक या गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा है ये, तो प्रत्यय का प्रकार है तद्धित प्रत्यय, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तद्धित प्रत्यय। अब इसमें देखिए यहां पर संबंधवाचक या गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो वह प्रत्यय या वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर संबंध बोधक या संबंधवाचक या गुणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम संबंधवाचक या गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर संबंध या गुण का बोध कराते हैं, ऐसे प्रत्यय को हम संबंध बोधक या गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या होगा, तो ये प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर या तो संबंध का बोध कराते हैं या फिर गुण का बोध कराते हैं। तो ऐसे प्रत्यय को हम संबंध बोधक या गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण से आप समझिए। तो देखिए इसमें इसके उदाहरण क्या है। तो इसके उदाहरण में हम देखते हैं कि जैसे प्रत्यय, फिर इसके बाद में इसका मूल शब्द, और फिर इसके बाद में इससे तद्धितांत कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, तो अब इसमें प्रत्यय में देखिए, जैसे पहला प्रत्यय आता है आल, और जो आल प्रत्यय होता है इसका अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं है, लेकिन यह जिस मूल शब्द के या जिस संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ेगा तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो देखिए इसमें जैसे, तो इसमें अपन देखते हैं कि जैसे नानी, ठीक है, नानी, तो नानी में यदि हम आल प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इससे जो तद्धितांत बनेगा, तो तद्धितांत क्या बन जाएगा, ननिहाल। ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ननिहाल शब्द होता है इसमें प्रत्यय क्या होगा, तो इसमें प्रत्यय होता है आल। फिर इसके बाद में यह किस प्रकार का प्रत्यय होता है, तो आपको याद रखना है कि इसमें संबंध बोधक या गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगर ऐसा ना पूछे, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि इसमें प्रत्यय का कौन सा प्रकार है, कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, तब आपको क्या बताना होगा, तद्धित प्रत्यय होता है इसमें। ठीक है फ्रेंड। और अब यहां पर देखिए कि जो ननिहाल होता है तो इससे हमें बोध हो रहा है संबंध का, आ रहा समझ में, इससे हमें रिलेशन का, इससे हमें संबंध का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही फिर अगला उदाहरण आता है जैसे ससुर। ठीक है, ससुर, तो ससुर में यदि हम ये आल प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ससुराल में यदि हम आल प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है ससुराल। क्या हो जाएगा, ससुराल। तो ससुराल से भी हमें संबंध का बोध होता है, इसलिए इसमें संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ससुराल शब्द होता है इसमें प्रत्यय का प्रकार कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा तद्धित प्रत्यय। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें तद्धित प्रत्यय का प्रकार कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय। फिर आपसे पूछ सकता है कि ससुराल में प्रत्यय क्या होगा, तब आपको बताना होगा आल प्रत्यय होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगला आ जाता है इसमें एरा। अगला प्रत्यय होता है एरा प्रत्यय। ठीक है, जैसे मौसा, जैसे मौसा। अब मौसा में यदि हम एरा प्रत्यय जोड़ते हैं तो इससे तद्धितांत क्या बनेगा, तो इससे तद्धितांत बनता है मौसेरा,
क्या बन जाएगा, इससे मौसेरा बन जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मौसेरा में प्रत्यय क्या होगा, तो इसमें प्रत्यय होगा एरा। ठीक है, इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, एरा प्रत्यय हो जाएगा, जो आपको ध्यान रखना होगा। और मौसेरा यहाँ पर जो तद्धितांत शब्द है, तो इससे हमें संबंध का बोध हो रहा है। मौसेरा मतलब हमारे मौसा के परिवार के लोग, या मौसेरा मतलब जो भी मौसा के बच्चे हैं, तो इससे हमें संबंध का बोध होता है। इसलिए इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, संबंध बोधक प्रत्यय होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला इसका उदाहरण आ जाता है, जैसे मामा। जैसे मामा, तो मामा में यदि हम एरा प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका जो तद्धितांत होगा वह क्या हो जाएगा, ममेरा हो जाता है। मतलब मामा के परिवार में जो सदस्य हैं उसको ममेरा कहते हैं। आ रहा समझ में। तो एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि ममेरा में प्रत्यय का प्रकार कौन सा है, तो आपको बताना होगा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का प्रकार कौन सा होगा, तो संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय होता है। फिर अगर आपसे पूछे कि ममेरा में प्रत्यय क्या होगा, तब आपको बताना होगा एरा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कुछ गुणवाचक प्रत्यय के उदाहरण। तो देखिए इसमें अगला प्रत्यय आ जाता है इसमें, जैसे इक। तो इक का अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन यह जिसके भी अर्थ अंत में जुड़ता है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए कि जैसे परिश्रम। ठीक है, परिश्रम। तो परिश्रम में यदि हम इक जोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा, तो यह इसका तद्धितांत होगा पारिश्रमिक। इसका क्या हो जाएगा, पारिश्रमिक। तो पारिश्रमिक जो शब्द है यह एक गुणवाचक शब्द होता है। मतलब जो परिश्रम करता है, तो परिश्रम करने वाले को हम कहते हैं पारिश्रमिक। ठीक है, अब इसमें प्रत्यय का प्रकार कौन सा है, तो इसमें तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय का कौन सा प्रकार है, तो गुणवाचक या संबंध बोधक प्रत्यय इसमें होता है। फिर इसके बाद में इसमें प्रत्यय क्या होगा, तो इसमें इक प्रत्यय होगा। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि पारिश्रमिक में प्रत्यय क्या है, तो आपको बताना होगा इक प्रत्यय होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में ऐसे ही इसका अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे मध्यम। जैसे मध्यम, तो मध्यम का क्या हो जाता है, तो मध्यम का हो जाएगा माध्यमिक। सॉरी, इसका हो जाएगा जैसे माध्यम। तो माध्यम में अगर हम इक जोड़ते हैं, तो माध्यम में अगर इक जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यमिक। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही इसका अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे चमत्कार। तो चमत्कार में यदि हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, चमत्कारिक हो जाता है। क्या हो जाएगा, इसका चमत्कारिक हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद फिर कुछ गुणवाचक के उदाहरण देखिए। ठीक है, तो गुणवाचक के उदाहरण में तो पहले देखिए इसमें प्रत्यय, फिर इसके बाद में इसके कुछ मूल शब्द। ठीक है, और इसके बाद फिर इससे जो मिलकर शब्द बनेगा तद्धितांत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि जैसे एक प्रत्यय, तो एक का अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं होता, लेकिन यह जिसके भी अंत में जुड़ता है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे परिश्रम। तो परिश्रम में यदि हम इक जोड़ते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह पारिश्रमिक हो जाता है। क्या हो जाएगा, पारिश्रमिक हो जाता है। तो जो यहाँ पर जो पारिश्रमिक शब्द है यह क्या है, तद्धितांत है, और यह गुण का बोध कराता है। तो गुण का बोध कैसे कराएगा, तो मतलब जो परिश्रम करने वाला होता है उसे हम कहते हैं पारिश्रमिक। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला इसका उदाहरण आ जाता है कि जैसे मध्यम। ठीक है, मध्यम। तो मध्यम में अगर इक जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह हो जाएगा माध्यमिक। यह आपको ध्यान रखना होगा। तो यह भी किसका बोध कराता है, तो यह भी हमें गुण का बोध कराता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही चमत्कार आता है। चमत्कार, तो चमत्कार में भी यदि हम इक जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा चमत्कारिक।
तो जो चमत्कारिक शब्द है मतलब तद्धितांत है, तो यह भी हमें गुण का बोध कराता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रकार, अगला प्रकार आ जाता है संतानवाचक या अपत्यवाचक। तो तद्धित प्रत्यय का चौथा प्रकार है, तद्धित प्रत्यय का चौथा प्रकार है अपत्यवाचक, अपत्यवाचक या इसी को हम संतानवाचक, संतानवाचक तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अपत्यवाचक या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय अब किसे कहते हैं, तो इसका अर्थ देखिए कि वह प्रत्यय या वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संतानवाचक या संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं या बोध कराते हैं, तो उसे हम संतानवाचक या अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर संतानबोधक या संतानवाचक शब्द या संतानवाचक या संतानबोधक शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिससे हमें संतान का बोध होता है या संतान होने का बोध होता है, जिससे हमें संतान होने का बोध होता है, ठीक है। अब ये कैसा होता है, तो इसमें देखिए, तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो सब प्रकार होता है प्रत्यय का, तो इससे क्या होगा, तो इससे हमें संतान होने का बोध होगा। इसमें किस प्रकार के शब्दों का निर्माण होगा, तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर संतानवाचक या संतानबोधक शब्द का निर्माण करते हैं और इससे हमें संतान होने का बोध होता है, तो ऐसे प्रत्यय को हम अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, ठीक है। तो कुछ उदाहरण में देखिए पहले किसका प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय और इसके बाद फिर इसके मूल शब्द और फिर इसका तद्धितांत, फिर इसका एक तद्धितांत देखिए, ठीक है। तो यहां पर प्रत्यय हमने लिख दिया एय, क्या लिख दिया, एय। अब इस ए का अपने आप में कुछ भी अर्थ है क्या, तो इसका अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं है, लेकिन यह जिसके भी अंत में जुड़ता है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इसका एक उदाहरण देखिए कि जैसे हमने लिखा यहाँ पर गंगा, तो गंगा यहाँ पर किस प्रकार का शब्द है, तो यह एक संज्ञा शब्द होता है। अब इस गंगा के अंत में जैसे ही ए जुड़ेगा तो ये इसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इसके अंत में जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा गांगेय। तो गांगेय किसको कहा जाता है, ये भीष्म पितामह को कहते हैं। किसको कहते हैं, भीष्म पितामह को। क्यों, क्योंकि ये गंगा के पुत्र थे भीष्म। आ रहा समझ में। तो गांगे, गंगा में जैसे हमने ए प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन जाता है, गांगे बन जाता है। मतलब भीष्म पितामह किसके पुत्र थे, किसकी संतान थे, गंगा के। ठीक है, तो जैसे ही ए प्रत्यय जुड़ा तो ये क्या बन जाता है, गांगे। तो इससे संतान का बोध हो रहा है हमें। आ रहा समझ में। मतलब किसके संतान थे भीष्म, ये गंगा के पुत्र थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें हमें संतान का बोध होता है। तो ऐसे प्रत्यय को हम अपत्यवाचक या संतान बोधक या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में फिर अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे अंजनी। तो अंजनी में यदि हम ए प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है आंजनेय।
तो आंजनेय हम किसको कहते हैं? भगवान बजरंगबली को कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं आंजनेय। आंजनेय मतलब अंजनी के पुत्र, तो अंजनी के संतान होने का बोध हो रहा है हमें इस शब्द से, इसलिए इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? इसमें अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय होगा या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इससे? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आंजनेय शब्द होता है इसमें प्रत्यय का प्रकार बताइए। तो पहला प्रकार होगा इसमें तद्धित प्रत्यय। फिर तद्धित प्रत्यय का कौन सा प्रकार है? तो अपत्यवाचक या संतानवाचक। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि जो आंजनेय शब्द होता है इसमें प्रत्यय क्या होगा? तो आपको बताना होगा एय। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला जाता है वृषणी। ठीक है, अगला शब्द है यहां पर वृषणी। तो वृषणी किसे कहा जाता है? ये यादव को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें यदि हम ए प्रत्यय जोड़ देते हैं, फिर से सुनिए कि जो वृषणी शब्द होता है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यादव। और जब इसमें हम ए प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इसका क्या बन जाता है? तद्धितांत। इसका तद्धितांत बनेगा वार्ष्णेय। क्या बन जाता है? वार्ष्णेय। और वार्ष्णेय किसको कहते हैं? तो ये भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, याद रखना। किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को कहा जाता है वार्ष्णेय। तो यादव पुत्र थे कि नहीं? कृष्ण। ठीक है, तो यादव पुत्र थे इसलिए कृष्ण को वार्ष्णेय भी कहा जाता है। तो यहां पर किसका बोध हो रहा है हमें? संतान का बोध हो रहा है कि ये यादव की संतान थे, श्री कृष्ण यादव के पुत्र थे, इसलिए इन्हें वार्ष्णेय कहा जाता है। और इसलिए इस वार्ष्णेय शब्द में संतानवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। ऐसे ही एक और इसका उदाहरण आ जाता है, जैसे राधा। ठीक है, जैसे राधा। और राधा में यदि हम ए प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता राधेय। तो राधेय किसको कहते थे? तो राधेय कहा जाता था कर्ण को। तो राधा के पुत्र कर्ण। आ रहा समझ में? तो राधा के संतान थे कौन? कर्ण, जिसको हम राधेय कहते हैं। तो इससे हमें संतान का बोध होता है, इसलिए इसमें संतानवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको यहां पर बताए ये संतानवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। अब इसके बाद देखिए तद्धित प्रत्यय का पांचवा प्रकार। तो तद्धित प्रत्यय का पांचवा प्रकार होता है ऊनतावाचक। पांचवा प्रकार होता है ऊनतावाचक या इसी को लघुतावाचक या लघुता सूचक, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, लघुतावाचक या ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय भी इसे कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो वे प्रत्यय जो संज्ञा किसके अंत में जुड़ेंगे? ये तो वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में, विशेषण के अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर लघुता सूचक। ठीक है, लघुता, लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम लघुता सूचक शब्द कहते हैं या ऊनतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? तो कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं या वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे प्रत्यय को हम लघुतावाचक या उसको ऊनतावाचक प्रत्यय हम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए तो उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसके उदाहरण में देखिए जैसे प्रत्यय है ना, प्रत्यय, इसके बाद फिर इसके मूल शब्द, इसके मूल शब्द और फिर इसके बाद में इसका तद्धितांत। क्या है? तद्धितांत। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ उदाहरण इसके।
तो कुछ उदाहरण में हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे इया। अब इया का अपने आप में कुछ भी अर्थ है क्या? तो इया का अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं है, लेकिन यह जिसके भी अंत में जुड़ेगा उसके अर्थ में परिवर्तन अवश्य करेगा। तो देखिए इसमें जैसे हमने लिखा यहाँ पर डिब्बा, तो डिब्बा क्या है फ्रेंड? तो डिब्बा यहाँ पर एक मूल शब्द मतलब एक संज्ञा है। डिब्बा क्या है? एक संज्ञा है। और जब इसके अंत में यदि हम इया जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा डिबिया। ये क्या बन गया? डिबिया। तो डिब्बा बड़ा होता है और डिबिया छोटी होती है। तो डिबिया छोटी है तो इससे हमें छोटे रूप के बारे में पता चल रहा है कि डिबिया छोटी होती है। तो जैसे ही हमने डिब्बा के बाद में इया प्रत्यय जोड़ा तो इससे हमें लघुता सूचक शब्दों का निर्माण होता बोध होता है, या जो लघुता सूचक शब्द होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इससे हमें जो भी संज्ञा होगी तो संज्ञा के छोटे रूप के बारे में हमको पता चलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे डिब्बा, तो डिब्बा की संज्ञा है तो डिब्बा तो बड़ा होता है, लेकिन जैसे हमने इसमें इया प्रत्यय जोड़ा तो हमें यह पता चल रहा है कि ये छोटी है डिबिया। तो इससे हमें लघुता सूचक शब्दों का बोध होता है, इसलिए इसे हम ऊनतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डिबिया शब्द होता है इसमें प्रत्यय का कौन सा प्रकार है? तो आपको याद रखना होगा तद्धित प्रत्यय। फिर अगर पूछा जाए कि इसमें तद्धित प्रत्यय का प्रकार कौन सा होता है, तब आपको याद रखना होगा ऊनतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। फिर अगर आपसे पूछें कि डिबिया में प्रत्यय क्या होगा, तब आपको बताना होगा इया प्रत्यय होगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ऐसे ही इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर लाठी। यहाँ पर लिख दिया हमने लाठी, तो लाठी बड़ी होती है और जब इसमें इया प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है लठिया। क्या बन जाएगा? लठिया। तो लाठी बड़ी होती है और लठिया छोटी होती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगला उदाहरण देखिए इका का। तो प्रत्यय है इका, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा यहां पर पत्र, ठीक है, क्या लिख दिया? पत्र। तो पत्र बड़ा होता है और इसमें जब हम इका प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये हो जाती है पत्रिका। ये क्या बन जाएगा? पत्रिका। तो पत्र बड़ा होता है और पत्रिका छोटी होती है। तो जैसे हमने इसमें ये इका प्रत्यय जोड़ा तो इसका रूप कैसा हो गया? छोटा हो गया। तो हमें इसके बारे में पता चल रहा है कि इसका रूप छोटा है, मतलब लघुता सूचक शब्दों का हमें बोध हो रहा है। तो इसलिए इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लघुतावाचक या ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला उदाहरण आ जाता है जैसे बड़ी ई का। बड़ी ई, ठीक है। अब बड़ी ई में जैसे देखिए हमने लिखा यहां पर रस्सा। क्या लिख दिया यहां पर? रस्सा। अब इस रस्सा में यदि हम बड़ी ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रस्सी। इसमें हमने बड़ी ई जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? रस्सी बन जाता है, ठीक है। अब रस्सी क्या हो गया? यहां पर ये लघुता सूचक शब्द, मतलब रस्सी छोटी होती है और रस्सा बड़ा होता है, ठीक है। तो इस रस्सा में जैसे ही हमने ये बड़ी ई प्रत्यय जोड़ा तो ये बन जाता है रस्सी। तो रस्सी छोटी होती है और रस्सा बड़ा होता है। तो यहां पर ये लघुता सूचक शब्द का निर्माण हुआ। लघुता सूचक शब्द का हमें बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है फ्रेंड। इसका एक और उदाहरण देखिए कि जैसे हमने लिख दिया यहां पर नाला। नाला, तो नाला हमने लिखा तो नाला बड़ा होता है और अगर इसमें हमने ई की बड़ी की मात्रा लगा दी तो ये क्या हो जाएगा? नाली। तो नाली छोटी होती है और नाला बड़ा होता है। तो नाली यहाँ पर ये कैसा शब्द है? ये लघुता सूचक शब्द होता है, मतलब हमें इसके छोटे रूप के बारे में पता चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊनतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद फिर देखिए तद्धित प्रत्यय का छठवां प्रकार। अगला देखिए इसमें तद्धित प्रत्यय का छठवां प्रकार आ जाता है। तो तद्धित प्रत्यय का छठवां प्रकार होता है
स्त्रीवाचक। छठवां प्रकार होता है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर स्त्रीबोधक शब्दों का निर्माण करते हैं या स्त्री शब्द का या स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराते हैं, तो उसे हम स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर स्त्रीवाचक शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम स्त्रीवाचक या स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये ऐसे प्रत्यय होते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं और स्त्रीबोधक शब्द का निर्माण करते हैं। तो ऐसे प्रत्यय को हम स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे देखिए इसमें, तो पहले देखेंगे हम इसमें प्रत्यय के बाद में कुछ मूल शब्द होते हैं, मतलब या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा या फिर विशेषण होगा। फिर इसके बाद में इससे जो मिलकर शब्द बनेगा उसे हम कहते हैं तद्धितांत। तो कैसे होगा तद्धितांत, ये इसका उदाहरण देखिए। तो जैसे हमने लिखा कि आ, तो आ यहां पर क्या है? अब ये तो आ यहां पर प्रत्यय होगा। ठीक है, अब हमने लिखा यहां पर प्रिय, क्या लिखा हमने यहां पर? प्रिय। तो प्रिय में यदि हम आ जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रिया। तो प्रिया यहां पर कैसा हो गया? तो प्रिया यहां पर ये स्त्रीलिंग शब्द होता है, प्रिया यहां पर स्त्रीवाचक शब्द होता है। तो जैसे ये प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो ये स्त्रीबोधक या स्त्रीवाचक शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहां पर जो प्रिया है, तो प्रिया कैसा शब्द है? यह स्त्रीबोधक शब्द होता है या स्त्रीवाचक शब्द होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला इसका उदाहरण आ जाता है कि जैसे छात्र। तो छात्र ये कैसा शब्द है? ये तो पुल्लिंग शब्द है, मतलब संज्ञा है। और जब इस छात्र के अंत में यदि हम आ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? छात्रा हो जाता है। क्या हो जाएगा? छात्रा। तो छात्रा यहां पर कैसा है? ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। आ रहा समझ में? तो जैसे ही हमने छात्र के अंत में आ प्रत्यय जोड़ा तो इसने स्त्रीलिंग शब्द, मतलब स्त्रीवाचक शब्द का निर्माण कर दिया या स्त्रीवाचक शब्द का बोध करा दिया। तो इसलिए इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें स्त्रीबोधक या स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो छात्रा शब्द होता है इसमें प्रत्यय का प्रकार बताइए। तो आपको पहला प्रकार बताना होगा तद्धित प्रत्यय। फिर इसके बाद में तद्धित प्रत्यय का प्रकार कौन सा है, तब आपको बताना होगा स्त्रीबोधक या स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छात्रा में प्रत्यय को क्या होगा, तब आपको बताना होगा आ। प्रत्यय क्या होगा? इसमें आ होगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऐसे ही बड़ी ई, तो जैसे हमने बोला कि जैसे चाचा है ना, तो चाचा के अंत में यदि हम ये बड़ी ई जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चाची। आ रहा समझ में? तो चाची कैसा शब्द है? तो चाची यहां पर ये स्त्रीलिंग शब्द होता है, स्त्रीवाचक शब्द होता है। ऐसे ही आगे हम देखते हैं जैसे मामा। तो मामा में यदि हम ये बड़ी ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है मामी। तो मामी यहां पर कैसा हो गया? स्त्रीबोधक शब्द हो गया या स्त्रीवाचक शब्द होता है। इससे हमें स्त्री लिंग का बोध होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण आ जाता है जैसे आइन का। जैसे है आइन। ठीक है,
और जो आइन होता है तो आइन का अपने आप में कुछ भी अर्थ है क्या? तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, लेकिन यह जिसके भी अंत में जुड़ेगा उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इसका उदाहरण देखिए कि जैसे ठाकुर, तो ठाकुर क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, पुल्लिंग शब्द होता है। अब इसके अंत में जब हम ये आइन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा ठकुराइन। क्या बन जाएगा? ये ठकुराइन बन जाता है। आ रहा समझ में? तो ठाकुर ये पुल्लिंग शब्द होता है, लेकिन ठकुराइन स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो जैसे ये आइन प्रत्यय जुड़ा इस ठाकुर के अंत में, तो यहां पर ये स्त्रीवाचक शब्द का निर्माण इसने कर दिया। ठीक है, ऐसे फिर अगला उदाहरण आ जाता है जैसे पंडित। पंडित, तो पंडित में यदि हम आइन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो हो जाता है पंडिताइन। तो पंडिताइन यहां पर स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्री बोधक शब्द का निर्माण यहां पर हो जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पंडिताइन शब्द होता है इसमें प्रत्यय का प्रकार कौन सा है, तब आपको बताना पड़ेगा तद्धित प्रत्यय। क्यों? क्योंकि यह संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ता है और अर्थ में परिवर्तन करता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि तद्धित प्रत्यय का प्रकार कौन सा है, तब आपको बताना होगा कि तद्धित प्रत्यय का स्त्री बोधक प्रकार होता है या स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय इसमें होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि जो पंडिताइन शब्द होता है इसमें प्रत्यय क्या होगा, तब आपको इसमें प्रत्यय बताना होगा आइन। आ रहा समझ में? प्रत्यय क्या होगा? आइन। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में इसका एक लास्ट उदाहरण देखिए आप, जैसे आनी। जैसे आनी, तो इस आनी का अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं होता, यह जिसके भी अंत में जुड़ता है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो देखिए यहां पर जैसे देवर। जैसे देवर, तो देवर में यदि हम आनी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाता है? देवरानी हो जाता है। क्या हो जाएगा? देवरानी हो जाता है। तो यहां पर यह देवरानी किस प्रकार का शब्द है? तो यह स्त्री बोधक शब्द होता है या स्त्रीवाचक शब्द होता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला उदाहरण इसका आ जाता है जैसे नौकर। नौकर, तो नौकर में यदि हम आनी जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? नौकरानी हो जाता है। और यह जो नौकरानी शब्द होगा तो नौकरानी यहां पर यह स्त्री बोधक शब्द होता है, यह स्त्रीलिंग शब्द होता है। आ रहा समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रत्यय को हम स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं या स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नौकरानी शब्द होता है इसमें प्रत्यय का प्रकार बताइए, तब आपको बताना पड़ेगा तद्धित प्रत्यय। और अगर एग्जाम में पूछे कि इसमें तद्धित प्रत्यय का प्रकार कौन सा है, तब आपको बताना पड़ेगा स्त्रीबोधक या स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर आपसे पूछा जाए कि नौकरानी में प्रत्यय क्या होगा, तो आपको बताना होगा इसमें आनी प्रत्यय होगा। क्या होगा? आनी प्रत्यय होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर तद्धित प्रत्यय का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।